वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे 23 एंड 24 जुलाई 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। हमारे सोर्सेज की अगर हम बात करें तो हम न्यूज़पेपर्स में फॉलो कर रहे हैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, और साथ में जो हम टारगेट कर रहे हैं वो है गवर्नमेंट साइट्स। हमारा जो मेन फोकस है वो स्टैटिक फैक्ट को साथ में कवर करना है कि अगर कोई टॉपिक न्यूज़ में है तो उससे जुड़े हुए स्टैटिक फैक्ट्स को अगर हम साथ में कवर करते हैं तो इससे जो है वो हमारी जीएस की रिवीजन जो है वो साथ के साथ में हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं। एंड अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में शेयर कर सकते हैं। इवन पूरा जुलाई मंथ जो है वो हमने अपलोड कर दिया है डे वाइज, और प्रीवियस करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो मंथ वाइज जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। और अगर आप एग्जाम्स में क्वेश्चन भी चेक करोगे तो डेली फैक्ट से जो है वो लास्ट 1 ईयर से जो है वो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। तो इसलिए आप जो है वो ट्रस्ट कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू कि आप जो है वो हमारे सोर्सेज को भी फॉलो कर सकते हैं। देन जो फर्स्ट टॉपिक है वो आज का हमारा वो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में, कि यहाँ पर जो है वो टोटल, सबसे पहले तो याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो 34 जजेस हैं, और अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो स्ट्रेंथ जो है वो फुल हो गई है। यानी कि अभी 2 जजेस को अपॉइंट किया गया। एक जस्टिस आर महादेवन और दूसरा है जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह। ये जो कोटेश्वर सिंह जी है, ये एन सिंह है, मतलब अगर हम बात करें तो ये मणिपुर से हैं, और मणिपुर के पहले जज हैं ये जो अपॉइंट हुए सुप्रीम कोर्ट में। 2 जजेस की अपॉइंटमेंट से जो है वो जो 34 की स्ट्रेंथ है वो पूरी कंप्लीट हो गई। यानी कि 33+1 का कंसेप्ट यहाँ पर चलता है, 1 सीजीआई एंड 33 जो है वो जजेस, अदर जजेस है। इसमें फैक्ट याद रखना कि जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं आर्टिकल 124 के अंडर। और यहाँ पर जो प्रेसिडेंट को जो वो रिकमेंडेशन देता है वो देता है कलीजियम सिस्टम। कलीजियम सिस्टम क्या होता है? 3+1 का प्रिंसिपल यहाँ पर लगता है, यानी कि 3 सीनियर मोस्ट जज और एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी कि जो सीजीआई है वो प्लस 3 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, ये रेकमेंड करते हैं नेम्स को, और फिर जो है वो फर्दर प्रेसिडेंट जो है वो आगे अपॉइंटमेंट करता है। हाई कोर्ट के केस में भी ऐसा होता है कि रिकमेंडेशन जो है वो सीजीआई देते हैं, और देन गवर्नर की कंसल्टेशन के साथ जो है वो पर्टिकुलर स्टेट में जो है वो चीफ जस्टिस वहाँ के अपॉइंट होते हैं हाई कोर्ट के। इंपॉर्टेंट याद रखना। अब एक फैक्ट और यहाँ पर हमें समझना है कि जो मिनिमम एज है सीजीआई की, या अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज की, वो नहीं मेंशन है। नो मिनिमम एज, लेकिन मैक्सिमम एज है। सुप्रीम कोर्ट के केस में ये 65 है। हाई कोर्ट के केस में ये कितनी है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। सैलरी अलाउंसेस प्रिविलेजेस जो है, या अगर हम बात करें, ये सारी की सारी जो वो पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है, और ये चार्ज होती है फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये याद रखना कि चार्ज एक्सपेंडिचर में इंक्लूड हो रही है, वोटेड में नहीं होती है। ये शो करता है कि सुप्रीम कोर्ट एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है या इंडिपेंडेंट बॉडी है। आर्टिकल 266 जो है वो लिंक करता है आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के साथ, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है कि जैसे स्ट्रेंथ है हमारी वो 34 है, तो जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ डिसाइड करता है पार्लियामेंट। तो हम एक प्रिंसिपल फॉलो कर सकते हैं चेक एंड बैलेंसेस का। तो चेक एंड बैलेंसेस में क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होते हैं जुडिशियल रिव्यू की। सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकता है कि कोई भी ऑर्डर, लॉ जो पार्लियामेंट बना रही है, इवन एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी इसमें इंक्लूड होती है। वहीं पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि वो एक तो सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है, प्लस साथ में कोई और बेंच भी अपॉइंट कर सकती है कि अगर केसेस कोई मैनेज करने हैं, वो पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास होती है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है मिनामी तोरिशिमा आइलैंड। ये आइलैंड न्यूज़ में आया है। ये कोरल जो है वो अटॉल है। कोरल जो है वो बेसिकली एनिमल्स होते हैं जो आपको जो है वो सीज में मिलते हैं। और ये जो आइलैंड है ये सेंट्रल पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। और कहाँ पर लोकेटेड है? साउथ ईस्ट ऑफ द जापान, यानी कि जापान की जो है वो कंट्रोल है इस आइलैंड के ऊपर। ये न्यूज़ में चला है अभी आइलैंड। देन उसके बाद नेक्स्ट है कैप्टन सुप्रीथा सिटी। ये अपॉइंट इनको जो है वो इनको जो है वो डिप्लॉयड किया गया है शियाचिन ग्लेशियर पे, जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटलफील्ड है। और ये सेकंड वुमेन है जिनको जो है वो यहाँ पर अपॉइंट किया गया है, सेकंड वुमेन फ्रॉम द इंडियन आर्मी। और ये जो है वो फर्स्ट फ्रॉम द क्रॉप्स ऑफ द आर्मी एयर डिफेंस, इनको डिप्लॉय किया है यहाँ पे। ये फैक्ट याद रखना। और पहली कौन है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो ये क्वेश्चन बन जाता है। देन शियाचिन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटलफील्ड है, पहला पॉइंट। दूसरा याद रखना कि ये लोकेटेड कहाँ पर है? लोकेटेड इन द ईस्टर्न ऑफ द काराकोरम रेंज। कि अगर यहाँ पर इस तरह से काराकोरम रेंज है तो इसके ईस्ट साइड पे जो है वो आपका जो है वो शियाचिन यहाँ पर लोकेटेड है, पहला पॉइंट। दूसरा यहाँ पर याद रखना कि भारत ने जो है वो ऑपरेशन मेघदूत जो है वो 1984 में लॉन्च किया था, जिसमें जो है वो भारत ने इस रीजन को कैप्चर किया है पाकिस्तान से। और हाईएस्ट बैटलफील्ड है जहाँ पर भारत का कंट्रोल है।
अगर हम पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मैप यहाँ पर समझे, क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी पूछे भी जाते हैं, और इस यहाँ से जो है वो अगर हम बात करें पैंगोंग लेक को लेकर जो है वो ऑलरेडी क्वेश्चन बन भी रखा है। तो पहले तो ये याद रखना कि इंडस रिवर इस तरह से यहाँ से जो है वो गॉर्ज बनाती है जम्मू कश्मीर में, पहला पॉइंट, तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, देन उसके बाद ड्रेन करती है अरेबियन सी में। सेकंड पॉइंट में हमें याद रखना है कि ये जो ईस्टर्न रीजन है इधर वाला, ये जो आपका रीजन है इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द चाइना। चाइना जो है वो उस पर कंट्रोल है, लेकिन हम भारत जो मतलब ये हमारा टेरिटरी है जो चाइना के पास है। सेकंड पे अगर हम इधर पे बात करें यहीं पर ही, तो ये इधर वाली साइड पे लग जाती है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। देन उसके बाद यहाँ पर आता है शियाचिन, फिर उसके बाद ये वाला ऊपर वाला रीजन यहाँ पर LOC से, लाइन ऑफ कंट्रोल से ऊपर वाला रीजन आता है POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और यहाँ पर जो है वो इधर वाली साइड में जो है वो यहाँ पे जो है वो आपका अफगानिस्तान जो है वो बॉर्डर शेयर करता है 106 किलोमीटर का भारत के साथ। देन ये वाला जो रीजन है ये भी जो है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में है। और ये वैसे टेरिटरी की अगर हम बात करें तो भारत का रीजन है जो पूरा का पूरा इधर वाली साइड पे पाकिस्तान ने कंट्रोल कर रखा है और इधर वाली साइड पे चाइना ने कंट्रोल कर रखा है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और जम्मू की अगर हम बात करें तो इधर नीचे यहाँ पर साउथ ऊपर से अगर हम चले तो इधर साइड पे लोकेटेड है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कारगिल की अगर हम बात करें तो LOC के कंट्रोल में नॉर्थ वर्ड में हमें देखने को मिलता है। देन उसके नीचे श्रीनगर आता है फिर। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पेरू के बारे में यहाँ पर आ रखा है, और एक ट्राइब की वजह से ये कंट्री जो है वो न्यूज़ में है। मशको पीरू, पीरो ट्राइब जो है ये जो अगर हम बात करें इस ट्राइब के बारे में तो ये पॉसिबली द लार्जेस्ट अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब इन द वर्ल्ड। पॉपुलेशन की अगर हम बात करें यानी कि मेंबर्स की तो 750 के करीब जो है वो इसके मेंबर्स है। और ये जो ग्रुप है, ये जो ट्राइब है, ये कहाँ रहते हैं? डीप अमेजोन रेन फॉरेस्ट में, वो भी कहाँ पे? साउथ ईस्टर्न पेरू में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना। और रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि ये जो इनका जो रीजन है वहाँ पर एनक्रोचमेंट के केसेस देखे जा रहे हैं। और अभी ये इन सर्च ऑफ फूड एंड सेफ्टी, लाइक इनको जब एनक्रोचमेंट की अगर हम बात करते हैं सिक्योरिटी कंसर्न सबके लिए बन जाते हैं। तो ये भी जो है वो अभी पहली बार जो है वो नोटिस किए गए हैं। पेरू की अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो वेस्टर्न साउथ अमेरिकन कंट्री है, बॉर्डर शेयर करती है इक्वेडर के साथ, कोलंबिया के साथ, ब्राज़ील, बोलीविया, चिले और पैसिफिक ओशन। यानी कि वेस्ट साइड में जो है वो पैसिफिक ओशन आ जाता है और ईस्ट साइड में कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज और कुछ नॉर्थ में आती है। दो फैक्ट याद रखने हैं कि एक तो एंडीज माउंटेन यहाँ से क्रॉस हो रही है और दूसरा अमेजॉन रिवर बेसिन। एक फैक्ट यहाँ से और लिंक होता है, वो होता है कि इंपॉर्टेंट करंट, तो हम्बोल्ट करंट जो है वो यहाँ पर लिंक होता है, और दूसरा एल नीनो वाला फीचर। अब एक फैक्ट और यहाँ पर याद रखना है कि जिस तरह से आप देखोगे क्वेश्चन मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ, तो यहाँ पर मेजर प्रोड्यूसर में अगर हम बात करें लिथियम, लेड और जिंक, गोल्ड और कॉपर, सिल्वर, ये जो है वो यहाँ पर मिलता है पेरू में। इंपॉर्टेंट पॉइंट में याद रखना कि पेरू जो है वो अब यहाँ पर लिथियम ट्रायंगल बनता है साउथ अमेरिका में, लेकिन ये उसका पार्ट नहीं है। तो पेरू में जो पेरू की अगर हम बात करें तो लिथियम ट्रायंगल जो बनता है उसका पार्ट नहीं है। लिथियम ट्रायंगल बनता है आपका साउथ अमेरिका में। और यहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज बनाती है? अर्जेंटीना, बोलीविया और चिले। ये पूछा गया है एग्जाम में कि लिथियम ट्रायंगल के बारे में, तो इसको मैंने इसलिए साथ में यहाँ पर कवर किया है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है चांदीपुरा वायरस। ये जो है वो बहुत सारे बच्चे जो है वो मरे, इनकी डेथ हुई है ड्यू टू दिस वायरस इन गुजरात। इन्फेक्शन जो है वो काफ़ी स्प्रेड हो रहा है। ये वायरस बोर्न डिजीज़ है, और जो वायरस है वो स्लेवरी ग्लैंड्स ऑफ द इंसेक्ट जो है वो रहता है और ट्रांसमिट करता है थ्रू द बाइट। कि जब कोई अगर इंसेक्ट काट देगा जो जिसके स्लेवरी ग्लैंड्स में जो है वो ये चांदीपुरा वायरस है, तो उस केस में जो है वो इफेक्ट जो है वो फिर काफ़ी जो है वो बच्चों के जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको इफेक्ट करता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो बॉडी एशिस, फीवर और हेडेक जो है वो कॉमन सिम्टम्स है। कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या वैक्सीन अभी तक नहीं है, ये पॉइंट याद रखना। और पहला केस आइडेंटिफाइड हुआ था नागपुर, महाराष्ट्र में 1965 में। अभी गुजरात में काफ़ी स्प्रेड हो रहा है। इन्फेक्शन जो है वो एंडेमिक है सेंट्रल इंडिया में, ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है PM आवास योजना। ये जो अर्बन PM आवास अर्बन, इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि 15% बेनिफिशरीज जो है वो माइनॉरिटीज़ है, और माइनॉरिटीज़ में भी कौन? रिलीजियस माइनॉरिटी। तो ये जो है मेंस का डाटा है, इसको हम साथ में लिख सकते हैं, और हम मेंस के टॉपिक्स को भी साथ में कवर कर रहे हैं मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के अंडर। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2015 में। जो पॉइंट हमें याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट बजट और इकोनॉमिक सर्वे न्यूज़ में चला है। तो फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए जो ग्रोथ बताई गई है यहाँ पे, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजरी ने ये कहा है, एडवाइजर ने कहा है ये कि भारत जो है वो 6.5 से लेकर 7% के बीच में ग्रो करेगा। और हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है वो है V अनंथा नागेश्वरन। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। देन उसके बाद नेक्स्ट है कृष्णा रिवर।
कृष्णा रिवर न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक खोडाशी डैम है जो महाराष्ट्र में है, जहाँ पर कृष्णा रिवर का जो अगर हम बात करें वाटर लेवल है वो रेज्ड हो गया है, यानी कि फ्लड लाइक कंडीशन यहाँ पे बन चुकी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द कृष्णा रिवर, तो सबसे पहला याद रखना ओरिजिनेट कहाँ से हुई है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र, इट इज़ अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, और महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट को सह्याद्री कहते हैं, SAYADRI, सह्याद्री यहाँ पर कहते हैं। और ये सेकंड बिगेस्ट पेनिसुलर रिवर है आफ्टर गोदावरी। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि वेस्टर्न घाट में जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है। डिस्प्यूट की अगर हम बात करें, क्योंकि कृष्णा रिवर मैक्सिमम चांसेस में अगर हम बात करें, एक तो जब वाटर लेवल रेज हो रहा है वो तो कॉमन है, मानसून में होता है। देन उसके बाद एक फैक्टर और है जिसकी वजह से न्यूज़ में रहती है, वो है डिस्प्यूट। तो कृष्णा रिवर जो डिस्प्यूट है वो 4 स्टेट्स के बीच में आ रहा है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका और मध्य प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश। ये 4 जो है वो स्टेट्स है जिनके बीच में जो है वो यहाँ पर डिस्प्यूट रह रहा है। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें तो गतप्रभा, तुंगभद्र, मलप्रभा, भीमा, मुसई, ये इंपॉर्टेंट है। और मुसी रिवर के जो किनारे जो है वो हैदराबाद लोकेटेड है। तुंगभद्र एंशंट रिवर, एंशंट सिटी जो है वो उसके किनारे पर है, हम्पी, इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की या अगर हम बात करें वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रिगार्डिंग द इरिगेशन यहाँ पर है, तो कोयना डैम सबसे इंपॉर्टेंट, तुंगभद्रा डैम, श्री सैलम, ये डैम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नागार्जुना सागर। और नागार्जुना सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व है जो इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। और प्रेजेंट टाइम में एज पर द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स 55 टाइगर रिजर्व्स है। और प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973 में जो है वो लॉन्च किया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट आप बता सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है, प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो कौन से ईयर में जो है वो लॉन्च किया गया था, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। प्लस साथ में आप बता सकते हैं प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल के बारे में भी, वो भी जो है वो इंपॉर्टेंट है। ये दोनों के दोनों प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में भी हैं और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ पॉजिटिव इंडिजिनेशन लिस्ट। ये लिस्ट जो है वो रिसेंटली नोटिफाइड की है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री, यूनियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये रिलीज़ की है। और ये जो नोटिफाइड उन्होंने किया है, इसमें उन्होंने कहा है कि ये जो लिस्ट जो है वो कंप्राइज कर रही है डिफेंस आइटम्स, जिसमें मोस्टली जो टारगेट है वो है बूस्टिंग सेल्फ रिलायंस, मिनिमाइजिंग इंपोर्ट, एनकरेजिंग डिफेंस प्रोडक्शन। ये जो है वो मेन फोकस यहाँ पर है। नीड की अगर हम बात करें कि नीड फॉर द इंडियनाइजेशन ऑफ डिफेंस, तो उसमें सबसे पहले ये कहा गया है कि इस तरह की नीड क्यों है, तो हमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए चाहिए ताकि हमारी डिपेंडेंस जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं अदर कंट्रीज पे वो कम हो जाए। रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंस, फॉर एग्जांपल एक यहाँ पर कहा भी गया है कि भारत जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंपोर्टर है, आर्म्स इंपोर्टर है। देन उसके बाद यहाँ से अगर हम इकोनॉमिक बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, क्योंकि जब भारत में बनाया जाएगा तो दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट होगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। और इससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्टिमुलेट होगी, स्पेशली इन केस ऑफ इंडस्ट्रीज। ट्रेड बैलेंस रहेगा कि जिस तरह से अभी हम अगर बात करें, हम अगर ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं तो उससे क्या है कि ट्रेड डेफिसिट होता है, तो ये ट्रेड बैलेंस को प्रमोट करेगा। एक बैलेंस ऑफ पेमेंट जो चल रही है वो पूरी बैलेंस चलेगी। साथ में ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी प्रमोट करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लाइवलीहुड की अगर हम बात करें तो हम क्या कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो फाइनली क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रीजनल ग्रोथ को भी प्रमोट करेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सीबीआई की जनरल कंसेंट। ये जो मध्य प्रदेश की सरकार है, इन्होंने कहा है कि सीबीआई को अगर कोई भी केस जो है वो स्टडी करना है, ठीक है, इंक्वायरी करनी है, तो उसको स्टेट की रिटर्न परमिशन चाहिए। मैक्सिमम स्टेट्स जो है वो यहाँ पर जो है वो रीजनल, अगर हम बात करें कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने जो है वो जनरल कंसेंट दे रखी है, यानी कि अभी एमपी में अगर कोई भी केस जो है इंक्वायरी करनी है सीबीआई को तो उसको पहले स्टेट की परमिशन लेनी पड़ेगी। और सीबीआई इंक्वायरी करता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के, तो यहाँ पर स्टेट ने एक तरह से जो है वो स्टेट के जो ऑफिशियल्स हैं उनको इम्यूनिटी प्रोवाइड की है। सीबीआई की अगर हम बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एस्टेब्लिश किया गया 1963 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथानमन कमेटी। ये जो रिकमेंडेशन दी थी कमेटी बनाई गई थी टू प्रिवेंशन ऑफ करप्शन को रोकने के लिए बनाई गई थी ये। और इन्वेस्टिगेटिंग पावर की अगर हम बात करें तो मतलब इसके जो पावर्स है वो कहाँ से ड्राइव होती है सीबीआई की, क्योंकि रेजोल्यूशन से बनी है एक तरह से ये। तो दिल्ली स्पेशल पुलिस जो एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है 1946, ये 46 है, उसके अंडर से जो है वो ये पावर्स जो है वो ड्राइव करती है। और जो सीबीआई है वो होम मिनिस्ट्री के कंट्रोल में, मतलब होम मिनिस्ट्री के रेजोल्यूशन से बनी है। और ये जो ऑपरेट होती है, इसको ऑपरेट किया जाता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन के अंडर, जो कि डायरेक्ट इसके अंडर है, पीएमओ के अंडर है। नोडल एजेंसी है जो कि कोऑर्डिनेट करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है इंटरपोल मेंबर्स कंट्री के साथ।
सीबीआई के डायरेक्टर अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम में तो प्रवीण सूद जी हैं और ये आईजीपी रैंक के ऑफिशियल हैं। नेशनल फ्लैग डे 22 जुलाई को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने जो है वो 22 जुलाई 1947 में पहली बार जो फ्लैग को अडॉप्ट किया था। और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेचुरल, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है क्योंकि मैक्सिमम जो है वो हमने 24 जनवरी को अडॉप्ट किया है सारा का सारा मैक्सिमम, लेकिन जो फ्लैग है वो हमने जो है वो 24 यहाँ पर जनवरी 1940 50 की या 1949 50 की हम बात करते हैं 1950 में मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पर जो है वो फ्लैग हमने जो पहले अडॉप्ट किया है 22 जुलाई 1947। नेचुरल फार्मिंग, ये न्यूज़ मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेचुरल फार्मिंग अगर हम बात करें तो न्यूज़ में इसलिए है कि अ रीजनल कंसल्टेशन प्रोग्राम ऑन द साइंस ऑफ नेचुरल फार्मिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड इन लखनऊ। लखनऊ में जो है वो इसको ऑर्गेनाइज किया गया और जो मेन एम्फेसाइजेज यहाँ पर किया गया यानी कि किस सब्जेक्ट पर फोकस किया गया है, नेचुरल फार्मिंग एज अ सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, कि नेचुरल फार्मिंग क्या हो सकती है, एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस हो सकती है। नेचुरल फार्मिंग की अगर हम बात करें तो ये एक तरह की एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जिसमें फोकस किया गया है मिनिमम इंटरवेंशन एंड मैक्सिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू कल्टीवेट क्रॉप, कि आप जब क्रॉप किसी भी क्रॉप को आपको ग्रो करना है तो उस केस में आप नेचुरल फैक्टर्स को जो है वो या फॉलो कर रहे हो। फोकस किया जा रहा है यहाँ पर सॉइल हेल्थ के ऊपर, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, इकोसिस्टम के ऊपर, इम्प्रूव रीजनल फार्मर और रीजनल या फार्मर इनकम और लाइवलीहुड, मेंटेन डाइवर्सिटी इन क्रॉप प्रोडक्शन। तो ये जो है वो मेन टारगेट है, मेन फोकस एरियाज है। और करंट स्टेटस की अगर हम बात करें नेचुरल फार्मिंग के रिगार्डिंग तो 10 लाख हेक्टर से ऊपर की जो ज़मीन है भारत में वो जो है वो नेचुरल फार्मिंग के अंडर आती है। और हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, तमिलनाडु, ये कुछ स्टेट्स है जहाँ पर जो है वो आपके जो है वो नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड प्रोग्राम्स और काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स जो है वो चल रहे हैं। अब एक फैक्ट और समझ लेते हैं साथ में, ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग के बीच में डिफरेंस है क्या। तो सबसे पहले तो याद रखना, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं केमिकल को अवॉइड करके, यानी कि जैसे कि लाइक काउ डंग, गोबर की अगर हम बात करें उसको हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। लेकिन नेचुरल फार्मिंग में हम केमिकल्स, नाइदर केमिकल्स की बात कर रहे हैं और नॉर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की बात कर रहे हैं। और ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव होती है और जो हमारी नेचुरल फार्मिंग है वो लो कॉस्ट है एकदम। जब हम बोल रहे हैं कि हम नेचुरल टेक्निक्स को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें तो एक्सपेंसिव की बात ही नहीं होती है, तो वो कम खर्चा होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो मोर रेगुलेटेड होती है एज कम्पेयर टू द नेचुरल फार्मिंग। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक फार्मिंग का फिर भी थोड़ा इंपैक्ट रहता है एनवायरमेंट के ऊपर, लेकिन जो नेचुरल फार्मिंग है उसका एनवायरमेंट के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसको लॉन्च किया गया था 2021 में एज अ जॉइंट एंडोवर ऑफ यूएसए, यूरोपियन यूनियन और कैनेडियन स्पेस एजेंसी, यानी कि नासा, यूरोपियन यूनियन की स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी, इनका जो है वो इनिशिएटिव है। और इसको प्लेस किया गया L2 पर। 5 पॉइंट्स है बिटवीन सन एंड अर्थ, जहाँ पर जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो प्लेस किया जा सकता है, एक तरह से हैबिटेड जोन है। देन उसके बाद हम बात करते हैं 24 जुलाई 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। तो सबसे पहले तो फैक्ट यहाँ से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा न्यूज़पेपर में वो बजट है। और अगर हम बजट और सर्वे को सिर्फ न्यूज़पेपर से पढ़ लेते हैं तो उसके बाद एक कंपाइलेशन अगर हम पढ़ते हैं तो हमें जस्ट रिवीजन करनी पड़ेगी। तो इसलिए न्यूज़पेपर से ही जो है वो आप इसको पढ़ सकते हैं। और बजट रिलेटेड बेसिक फैक्ट हम डिस्कस करेंगे तो निर्मला सीतारमण जो हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री हैं, इन्होंने जो है वो 7th बजट जो है वो प्रेजेंट किया है अभी, और इनकी जो बजट स्पीच है वो 82 मिनट्स की है, ये याद रखना। इससे पहले एक हलवा सेरेमनी भी हुई थी, देन बजट जो है वो रखा गया। तो एस्टिमेटेड फिजिकल डेफिसिट जो है वो 2024-25 के लिए 4.9% जो है वो जीडीपी का कहा गया है। इंटरिम बजट में जो है वो ये 5.1% था, इंटरिम बजट में ये 5.1% था। और 2024 के लिए जो कहा गया था वो कहा गया था फिजिकल बजट जो है, फिजिकल डेफिसिट जो है वो 5.9%। और जो कितना है ये, लेकिन टारगेट में इतना था, लेकिन है कितना एक्चुअल में 5.6% ऑफ द जीडीपी। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर एंड द रेवेन्यू ऑफ अ स्टेट यानी कि पूरा का पूरा नेशन इन अ गिवन ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर में। देन बजट के बारे में अगर हम बात करें तो आर्टिकल 112 यानी कि 112वां जो आर्टिकल है हमारे संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो लिंक करता है बजट के साथ। हालांकि यहाँ पर बजट टर्म मेंशन नहीं की गई है, यहाँ पर एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कहा गया है। देन मेजर कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें बजट में तो सबसे पहले तो याद रखना कि इसमें एस्टिमेट्स होते हैं ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट। सेकंड में एस्टिमेट्स होंगे एक्सपेंडिचर के, प्लस साथ में ये कहा गया है इसमें
कि इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। ये फैक्ट जो है वो बजट से रिलेटेड है बेसिक, और पूरा बजट जो है वो हम धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। इवन हम जो है वो सेपरेट वीडियोस भी जो है वो बजट की जो है वो लेकर आएंगे, यूनियन बजट स्पेशली इन केस। देन उसके बाद नेक्स्ट है विवाद से विश्वास स्कीम सेकंड। इसका जो सेकंड पार्ट जो है वो यहाँ पे लॉन्च किया गया है, मतलब यूनियन मिनिस्ट्री ने जो है वो ये इनिशिएटिव अनाउंस किया है इन बजट 2023-24 में। इंपॉर्टेंट है, 2023-24 के बजट में स्कीम को लेकर आए थे। और इनका जो मेन टारगेट है वो है इफेक्टिवली सेटल डाउन द लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स। अभी ये इसमें बात की गई है, जो पहला जो इसका चरण था, पहला जो इसका फेज था फर्स्ट, यानी कि विवाद से विश्वास फर्स्ट में हमने बात की गई थी एमएसएमई सेक्टर से रिलेटेड, लेकिन अभी हमने बात की है कॉन्ट्रैक्चुअल जो डिस्प्यूट्स हैं उनको। प्लस साथ में ये जो फोकस है विवाद से विश्वास में, एक वॉलेंट्री सेटलमेंट है कि अगर यहाँ पर सेटलमेंट जो भी डिस्प्यूट्स है, इश्यूज है, उनकी वॉलेंट्री सेटलमेंट करनी है। और यहाँ पर ये इम्प्लीमेंटेड थ्रू ऑनलाइन फंक्शनिंग की, ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट से रिलेटेड है, इसको जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा ऑनलाइन फंक्शनलिटी के थ्रू ऑन द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ये GEM एक पोर्टल बनाया गया है जिसके थ्रू जो है वो पूरा का पूरा वॉलेंट्री जो है वो सेटलमेंट की जाएगी। तो ये फैक्टर हम याद रख सकते हैं, GEM का ये पूछा जा सकता है, GEM पोर्टल। देन उसके बाद नेक्स्ट है PM ग्राम सड़क योजना। ये योजना जो है स्कीम की अगर हम बात करें तो 2025 दिसंबर 2000 को लॉन्च की गई थी। मेन ऑब्जेक्टिव है वो रोड नेटवर्क को बिल्ड करना है थ्रू आउट द नेशन, फार फ्लंग रीजन्स को भी कनेक्ट करना है रूरल एरियाज में, और यहाँ पर ऑल वेदर कनेक्टिविटी को भी बूस्ट करना है। तो इनका मेन टारगेट जो है वो पूरा का पूरा कनेक्टिविटी के ऊपर था, एक नेटवर्क ऑफ रोड्स जो है वो एस्टेब्लिश करना नेशन वाइड। स्कीम जो है वो 3 फेजेस में लॉन्च की गई। पहली फेज जो है वो 2000 में लॉन्च की गई थी, जिसमें फोकस किया गया था फार्म कनेक्टिविटी, यानी कि जो फार्म्स हैं उनको कनेक्ट करना है मेन मार्केट के साथ। 3.8 लाख करोड़ 8 लाख किलोमीटर जो है वो रोड बिल्ड जो है वो इस टारगेट के अंडर किए गए। और यहाँ पर याद रखना कि ये जो है वो 100% सेंट्रली फंडेड थी, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड थी। सेकंड फेज जो है वो 2013 में लॉन्च की गई, जहाँ पर ये कहा गया कि जो रोड पहले बने थे उनकी अपग्रेडेशन करनी है, एग्जिस्टिंग रोड्स की जो है वो क्वालिटी को बढ़ाना है, इंप्रूव करना है, और साथ में बूस्ट करना है एफिशिएंसी को। जो इसका फेज थर्ड है उसको लॉन्च किया, उसका अप्रूवल जो है वो 2019 में था, कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया था, जिसमें फोकस किया जा रहा है ग्रामीण एग्रीकल्चरल मार्केट पे, कि जो ग्रामीण एग्रीकल्चरल मार्केट है उनको जो है वो नेशन वाइड कनेक्ट करना। हायर सेकेंडरी स्कूल्स, मतलब लाइक आपके जो स्कूल्स हैं उन वहाँ तक रोड पहुँचाना, हॉस्पिटल्स तक रोड पहुँचाना जो है वो इनका मेन टारगेट था। और यहाँ पर 1.25 थाउजेंड, यानी कि 1.25 थाउजेंड, 1,25,000 जो है वो किलोमीटर जो है वो रोड जो है वो बनाए गए हैं यहाँ पर इसके अंडर। 2019-20 से लेकर 2024-25 तक जो है वो ये स्कीम रहेगी। इंपॉर्टेंट चैलेंजेस की अगर हम बात करें कि यहाँ पर क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, तो सबसे पहला चैलेंज आ रहा है फंड का। अब ये मेंस में लिखने के काम आ सकता है। सेकंड पॉइंट, लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की। आप रूरल एरियाज के लिए जो है वो रोड दे रहे हो, लेकिन आप पंचायती राज को यहाँ पर कम इन्वॉल्व कर रहे हो। सिक्योरिटी इश्यूज है, लाइक मॉइस्ट जो आपका लेफ्ट विंग रीजन हो गया, नक्सलवादी वाला रीजन हो गया, यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी से रिलेटेड इशू रहते हैं। वो पुल बनाते हैं, वो उड़ा देते हैं बम से, ठीक है। वो जो है वो ये एक्टिविटीज़ की वजह से जो है वो रीजन में जो है वो चैलेंजेस बने रहते हैं। एनवायरमेंटल कंसर्न है इससे डिफॉरेस्टेशन का, क्योंकि रोड बनाने के लिए काफ़ी सारे पेड़ों को काटना पड़ता है, तो ये एक चैलेंज बना हुआ है। डिफ़िकल्ट टेरेन, प्लस साथ में ये भी है कि अगर आप जैसे रोड बना रहे हो तो एक हिमालयाज़ की अगर हम बात करें यहाँ पर, इवन लाइक हिमाचल में ये देखा भी जाता है कि जैसे रोड 4 लेन बन रहा है तो उसकी वजह से जो है वो लैंडस्लाइड्स काफ़ी हो रहे हैं, क्योंकि स्टीप कटिंग से जो है वो नेचुरल जो फैक्टर्स है, बड़ी बड़ी मशीन्स के लगने से, उनकी वाइब्रेशन से जो है वो पहाड़ कच्चे हो जा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि पत्थर जो है वो पहाड़ों से आ रहे हैं फिर, तो ये टफ कंडीशन बन जाती है, स्पेशली इन केस ऑफ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मानसून। और लास्ट ईयर ये फेस भी किया है हिमाचल प्रदेश ने। उसके बाद दूसरा इसमें और फैक्टर में जो इंपॉर्टेंट रीजन आता है वो होता है कॉन्ट्रैक्चुअल फैक्टर, कि कॉन्ट्रैक्ट जो सिस्टम आपने शुरू किया है उससे क्वालिटी इश्यूज आ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स अपना प्रॉफिट देख रहे हैं, वो क्वालिटी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इसका एग्जांपल यही है कि जो 4 लेन्स हम बना रहे हैं, जो फ्लाईओवर्स हम बना रहे हैं, उसमें दरार्स वगैरह आ रहे हैं, उसमें काफ़ी सारे इशूज़ रह रहे हैं, काफ़ी जगह जगह बैठ रही है, वो रोड्स को रिपेयर कर रहे हैं। इवन लाइक अभी अगर प्रैक्टिकली आप देखोगे तो रोड बन तो रहे हैं, लेकिन रोड बनने से ज़्यादा रोड टूट रहे हैं, तो ये भी एक कंसर्न है। हालांकि डेवलपमेंट जब भी होती है तो डिस्ट्रिक्शन होती है, ये एक कंसेप्ट बनता है कि डिस्ट्रिक्शन होती है, और अगर डिस्ट्रिक्शन होगी नवनिर्माण ही तो है, फिर आगे जो है कि जो एक तरह से जो है वो नवनिर्माण के लिए डिस्ट्रक्शन होती है। लेकिन हमें जो है वो एक बैलेंस्ड अप्रोच बनाकर यहाँ पर चलना है।
और कंस्ट्रक्टेड मटेरियल पर भी इशू यहाँ पर काफ़ी रहते हैं। साथ में जो हमारे एनजीटी है, जो इसमें फैक्टर याद रखना है कि एनजीटी ने भी जो है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लगाई है रिगार्डिंग डिफॉरेस्टेशन वगैरह, तो ये फैक्टर भी जो है वो मेंस में लिखने के काम आ सकता है। एक फैक्टर इसमें और भी है, ये याद रखना कि रीजनल जो कनेक्टिविटी है, ठीक है, ये की कंपोनेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। अगर हमें इसका कंक्लूजन लिखना है, रीजनल जो डेवलपमेंट, रीजनल कनेक्टिविटी जो है वो की कंपोनेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, एज इट प्रमोट थ्रू द सोशो इकोनॉमिक सर्विसेज। तो इसके रिगार्ड में जो है वो गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए मोर एंगेजमेंट इन अ डिसेंट्रलाइज्ड मैनर, या हमें जो है बाय इन्वॉल्विंग लोकल पीपल थ्रू थ्रू अ कॉपरेटिव मॉडल ऑफ द डेवलपमेंट, यानी कि हमें कॉपरेटिव जो है वो मॉडल को फॉलो करना चाहिए, उसमें भी एक डिसेंट्रलाइज्ड जो है वो स्ट्रेटेजी है उसको अप्लाई करना चाहिए, ताकि लोगों का भी जो है वो लोकल जो लोग हैं उनका भी सपोर्ट हम यहाँ पर ले सके फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है नमो ड्रोन दीदी। ये स्कीम जो है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसमें जो मेन टारगेट है वो है यहाँ पर कि प्रोवाइड करना ड्रोन्स टू द वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो है वो ड्रोन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और आप इस स्कीम को, ये जो स्कीम है इसको वुमेन एम्पावरमेंट के फॉर्म में जो है वो मेंस में लिख सकते हैं। 15,000 जो है वो वुमेन जो है वो लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर प्रोवाइडिंग रेंटल सर्विसेज टू फार्मर्स फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज। तो ड्रोन्स, नमो ड्रोन दीदी भी इनको कहा गया, इनको ड्रोन से वो प्रोवाइड की जाएंगी, जिसमें सब्सिडी रहेगी 80%। लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पर, मैंडेटरी एक जो है वो प्रोविज़न लाया गया है कि जो ड्रोन जो है वो सब्सिडी उन्हीं को मिलेगी जो फ्लाई ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो है वो अवेल होंगे। फ्लाई ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो अवेल होना पड़ेगा उसी को सब्सिडी मिलेगी। बेनिफिट्स है, एक तो वुमेन अपस्किलिंग होगी यहाँ से, कि स्किल्स डेवलपमेंट होगा स्पेशली इन रूरल एरियाज। मतलब कि यहाँ से क्या है कि जो रूरल वुमेन है उसके पास न्यू टेक्निकल स्किल्स जो वो डेवलप्ड होंगी। यहाँ से जो है वो प्रमोट करेगा प्रिकर्सन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जिसमें जो है वो क्या कह सकते हैं हम कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो वो प्रमोट होंगी। जैसा फॉर एग्जांपल एक मैपिंग कर रहे हैं, ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्सेज अलोकेशन हो गया, मिनिमाइजिंग वेस्टेज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, और साथ में वाटर टेबल के बारे में भी स्टडी करेंगे कि किस तरह से वाटर मैनेजमेंट की जा सकती है। और एग्रीकल्चर में क्योंकि वाटर भी काफ़ी यूज़ होता है और वाटर स्कार्सिटी का चैलेंज जो है वो स्टिल हमारे लिए बना हुआ है। प्लस साथ में ये क्या कर रहा है, एनहेंस कर रहा है क्रॉप मॉनिटरिंग को, जैसा कि इम्प्रूव क्रॉप यील्ड, जिससे क्या होगा कि क्रॉप यील्ड जो है वो जो है वो इम्प्रूव होगी। साथ में एड्रेस करेगा चैलेंजेस लाइक पीस्ट अटैक हो गया, डिजीज़ हो गया, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज हो गया, इन सभी को सर्वे करने के लिए हेल्प करेगा। तो हम इसको जो है टारगेट करके क्रॉप मॉनिटरिंग को प्रमोट कर सकते हैं। प्लस बूस्ट कर रहा है एफिशिएंसी को बाय प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग द हेल्थ ऑफ फार्मर्स एंड द कंज्यूमर, इट इज़ लिंक्ड विद वन हेल्थ कंसेप्ट। तो ये जो है वो हम यहाँ पर इसको मेंस में ऐड कर सकते हैं कि जिस तरह से जो है वो ये वुमेन और की एनवायरमेंट की, सॉरी फार्मर्स और यहाँ पर वुमेन और एनवायरमेंट की बात कर रहा है, तो ये जो है वो एक तरह से वन हेल्थ कंसेप्ट को प्रमोट कर रहा है। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी जो है वो ये वुमेन के लिए प्रमोट करता है, जिसमें जो है वो जनरेट न्यू इनकम अपॉर्चुनिटीज स्पेशली फॉर द वुमेन इन केस ऑफ रूरल एरियाज और अर्बन एज वेल एज। और साथ में ये सेल्फ रिलायंस और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को भी जो है वो बूस्ट कर रहा है। ये प्रोवाइड कर रहा है, प्रोवाइड लीडरशिप रोल्स एंड ब्रिजिंग जेंडर गैप। तो एक जो ड्रोन स्कीम है उससे कितने सारे प्रॉफिट्स है वो हमें मिल रहे हैं, कितने सारे जो है वो उसका सिग्निफिकेंस है, और ये सब पॉइंट्स हम मेंस में लिख सकते हैं टू गेट मार्क्स। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है लखपति दीदीज का। लखपति दीदीज जो है वो स्कीम जो है वो इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, पहला पॉइंट। दूसरा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है, मतलब मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। इनका जो एम है वो है कैटलाइज इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अमंग द वुमेन इन रूरल एरियाज। ये स्कीम को लॉन्च किया गया था 2023 में। तो पहली बात की गई इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की, और दूसरी बात की गई है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की। तो मतलब एक तरह से ये क्या कर रहे हैं कि आपको एक तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट किस तरह से बनाएगा, आपको वो लोन प्रोवाइड करेंगे, आपको वो फंड देंगे, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। स्टार्टअप शुरू किया तो दैट मीन्स इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। स्टार्टअप में आप सिर्फ अपने इनकम नहीं देख रहे हो, आप किसी को इनकम, आप किसी को जॉब भी दे रहे हो। तो ये जो है वो एक बहुत बेस्ट इनिशिएटिव जो है वो सरकार का है, जो 2023 में लॉन्च किया गया था। देन उसके बाद नेक्स्ट है एनपीएस वात्सल्य स्कीम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम जो है आपका, सिमिलर वैसा ही है ये। यहाँ पर ये कहा गया है, फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि ये बिल्कुल स्कीम जो है वो वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन है, जो बिल्कुल लिंक करती है आपकी एनपीएस के साथ। यहाँ पर ये केस कहा गया है कि पेरेंट्स और गार्डियंस जो उनके माइनर बच्चे हैं,
उनके लिए जो है वो पेंशन सिस्टम को लगा सकते हैं, पेंशन सिस्टम को बना सकते हैं फॉर विद देयर कंट्रीब्यूशन। तो इसमें ये कहा गया है कि जब तक बच्चा 18 साल का नहीं होता तब तक जो है वो पेरेंट्स या उनके गार्डियन जो है वो एक पेंशन सिस्टम के फॉर्म में पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। और जब 18 साल का ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद जो ये पैसा है 18 साल तक ही पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। जब 18 साल का हो जाएगा तो देन उसके बाद 60 एट द आफ्टर द 60 जो है वो उसको उनको जो है वो पेंशन लगेगी इसी पैसे की। तो ये इनिशिएटिव है सरकार का जो कि अभी बच्चों के लिए लेकर आए हैं। और इसमें जो है वो इफेक्ट याद रखना कि एंड वंस द चाइल्ड रीचेज अडल्टहुड द अमाउंट ट्रांसफर टू द एनपीएस। ये सिमिलर जो है वो किसके तरह है, एनपीएस की तरह है। एनपीएस अकाउंट में वो ट्रांसफर हो जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन उसके बाद नेक्स्ट है चंद्रशेखर आज़ाद। ये हमारे फ्रीडम फाइटर है, रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर। इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी तो प्राइम मिनिस्टर जी ने वो ट्रिब्यूट पे किया है। ग्रेट फ्रीडम फाइटर रेवोल्यूशनरी थे। बर्थ हुआ है 23 जुलाई 1906 में मध्य प्रदेश में। प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश में जो उनका बर्थ हुआ है। इन्होंने एनसीएम को ज्वाइन किया था, यानी कि आपका जो नॉन करप्शन मूवमेंट है उसको ज्वाइन किया था एट द एज ऑफ द 15। बट लेकिन डिसअपॉइंट हुए थे जब एनसीएम को विड्रॉ कर लिया था, चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था 1922 में उसके बाद। तो देखो कितने सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चौरी चौरा हो गया, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हो गया, तो ये साथ में अगर हम पढ़ते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा, साथ के साथ टॉपिक रिवाइज कर सकते हैं करंट बेस्ड अप्रोच के साथ। ये जो है चंद्रशेखर आज़ाद, ये एक एक्टिव मेंबर बनते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का जो 1924 में बनी थी। रिवोल्यूशनरी विंग एक्टिव बुक वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ट्रांसफॉर्मिंग हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इनटू द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी कि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट किया था यहाँ पे। और भगत सिंह का भी जो है वो इनका साथ में रोल जो है वो काफ़ी रहा है। वर्क क्लोजली विद द भगत सिंह। की रोल इन ककोरी रोबरी केस 1925-26 में जो हुई थी। और साथ में जो सॉन्डर का मर्डर किया गया था, शूट किया गया था सॉन्डर को 1928 में, वो भी जो है वो लाहौर में जो है वो लिंक करता है, जो कि किया गया था लाला लाजपत राय की डेथ के होने के बाद। 31 जनवरी 1931 में अगर हम बात करें यहाँ पर जनवरी 1931 में एनकाउंटर जो है वो फेस किया था इन्होंने ब्रिटिश पुलिस के साथ इलाहाबाद में एल्फ्रेड पार्क में। और लेकिन इन्होंने खुद को ही जो है वो गोली मार दी थी, पकड़े नहीं गए थे, खुद को गोली मार दी थी इन्होंने। एट द एज ऑफ द 24 जो है वो शहीद हो गए थे देश के लिए, बलिदान दिया था इन्होंने हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में। देन उसके बाद नेक्स्ट है क्लाइमेट फाइनेंस टेक्सोनोमी। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है और एग्जाम के लिए 100% पूछी जा सकती है, स्पेशली इन यूपीएससी। ये जो अनाउंसमेंट हुई है ये बजट 2024-25 में हुई है, जिसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि ये जो स्कीम है इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है एनहांस करना अवेलेबिलिटी ऑफ द कैपिटल फॉर क्लाइमेट एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन। मतलब क्लाइमेट को एडेप्टेशन और मिटिगेशन के लिए जो फंड की अवेलेबिलिटी है, कैपिटल की अवेलेबिलिटी है, उसको प्रोवाइड करना। इट विल हेल्प इंडिया टू अचीव इट्स क्लाइमेट कमिटमेंट एंड ग्रीन ट्रांजेक्शंस। याद रखना ये ग्रीन ट्रांजेक्शन से भी लिंकअप कर रहा है। ये एक ऐसा सिस्टम है दैट क्लासीफाई विच पार्ट ऑफ द इकोनॉमी मे बी मार्केटेड एज सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट, कि कहाँ पर जो है वो इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, ये वो जो है वो सिस्टम डिसाइड करेगा। फिर वो क्या इको फ्रेंडली है या एनवायरमेंट फ्रेंडली किस तरह से हो सकता है। तो ये एक तरह से गाइड करेगा इन्वेस्टर्स एंड बैंक को इन डायरेक्टिंग ट्रिलियंस टुवर्ड द इम्पैक्टफुल इन्वेस्टमेंट टू टैकल क्लाइमेट चेंज। जैसे फॉर एग्जांपल है कि कोई सेक्टर है वो क्लाइमेट चेंज के लिए डेंजरस है, वहां से ग्रीन हाउस गैसेज एमिट हो रही है, तो वो ये उसमें आइडेंटिफिकेशन में रोल प्ले कर सकता है। कुछ इस तरह से भी हम इसे समझ सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है टेक्सोनॉमीज आर द फ्रिक्वेंटली यूज टू सेट द स्टैंडर्ड फॉर क्लासिफाइंग क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जाम्पल एक ग्रीन बॉन्ड, ये टर्म है, बेसिक फैक्ट है, इसको याद करना ही पड़ेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये बिजली योजना जो है वो फरवरी 15 2024 में लॉन्च की गई है, जिसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो प्रोवाइड करना है फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू रूरल हाउस होल्ड या टू हाउस होल्ड इन इंडिया, जिसमें जो है वो 40% जो है वो सरकार सब्सिडी दे रही है। स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंटेड रहेगी टिल, ये टिल है यहाँ पर याद रखना TILL 2026-27 तक जो वो स्कीम एक्टिव रहेगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कलरी पट्टू। ये जो याद रखना कलरी पट्टू, ये एक मार्शल आर्ट है, मार्शल आर्ट, और ये कहाँ पर ओरिजिनेट हुआ है, केरला में। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप हमारा इनिशिएटिव आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।